हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स को समझा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्या प्रिंसिपल होता है उसका, कितने टाइप की होती है। अगर आप पहले बेसिक्स समझना चाहते हैं तो पहले आप वो लेक्चर देखें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन से जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले समझते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जहाँ पे कि यूवी विजिबल रेंज की लाइट फॉल होती है सैंपल पे और सैंपल उसके साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है, ये एक एब्जॉर्प्शन टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी कि जब कोई भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है, यानी जब यूवी विजिबल लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ये उस लाइट की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो हमारा सैंपल होता है वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को बाहर छोड़ देता है, यानी कि ट्रांसमिट कर देता है। क्योंकि यहाँ पर सैंपल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो यहाँ पे होता क्या है, लाइट जैसे ही सैंपल पर जाएगी, सैंपल कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को एज इट इज़ बाहर जाने देगा। तो वो जो बाहर गई है लाइट वो है हमारी ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, ये जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट होगी इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो इंसिडेंट लाइट से कम होगी, क्योंकि इंसिडेंट लाइट का कुछ हिस्सा सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, अब जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है सैंपल के द्वारा, इस एनर्जी का सैंपल करता क्या है। तो जो सैंपल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उस एनर्जी को वो यूज़ करता है फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, तो जो सैंपल है उसके मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं, यानी अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, वो जंप कर जाते हैं इनटू एक्साइटेड स्टेट, जो कि हायर एनर्जी स्टेट होती है। तो ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, और जो हमारी ट्रांसमिटेड एनर्जी है, जो यानी कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है, उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्ट की जाती है ट्रांसमिटेड लाइट, जबकि जो रिजल्ट इंटरप्रेट किया जाता है वो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेंस। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि फिर रिजल्ट हमें एब्जॉर्बेंस में क्यों मिलता है, जबकि डिटेक्टर तो ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये सब कुछ समझने से पहले सबसे पहले हम प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि किस प्रिंसिपल पे हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है। सिर्फ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ही नहीं, जितने भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं वो सभी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं। तो वो बेस्ड होती हैं बियर लैम्बर्ट लॉ पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। तो बियर और लैम्बर्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ें कही थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, और फिर उनको मिलाकर बनाया गया था बियर लैम्बर्ट लॉ। तो सबसे पहले हम समझते हैं बियर लॉ क्या कहता है। बियर लॉ के अकॉर्डिंग intensity of the transmitted monochromatic light decreases exponentially as the concentration of the absorbing substance increases। कहने का मतलब ये है, बियर का कहना ये था कि जैसे जो हमारा सैंपल होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, वैसे वैसे जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। इसका मतलब सैंपल के कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो डिपेंड कर रही है, या फिर ये कहें कि एब्जॉर्बेंस डिपेंड कर रहा है ना। तो इससे हमें दो चीज़ें समझ में आई जो कि एक दूसरे की वाइस वर्सा भी हैं। क्या चीज़ समझ में आई हमें? पहली चीज़ ये समझ में आई इस स्टेटमेंट से सीधी सीधी कि अगर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, यानी सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसका उल्टा, अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ता चला जाएगा, दैट मीन्स एब्जॉर्बेंस बढ़ता चला जाएगा। तो जो हमारा सब्सटेंस है वो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो लाइट को उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, है ना, और इसीलिए ही ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। जबकि लैम्बर्ट लॉ की अगर हम बात करें तो लैम्बर्ट ने कहा था कि जब एक मोनोक्रोमैटिक लाइट पास होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, तो जो इंटेंसिटी होती है ट्रांसमिटेड लाइट की वो डिक्रीज़ होती है एक्सपोनेंशियली, जैसे जैसे जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उसकी थिकनेस बढ़ती है। तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग मटेरियल की थिकनेस बढ़ने से भी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, यानी कि एब्जॉर्बिंग मटेरियल की थिकनेस अगर बढ़ेगी तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा और इसी वजह से ट्रांसमिटेंस कम होगा, यानी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो बियर ने कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंस बताया था ट्रांसमिटेंस का, और लैम्बर्ट ने पाथ लेंथ पे बताया था, यानी कि जितना पाथ उस लाइट को कवर करना पड़ता है जब वो सैंपल से पास होती है। ठीक है, और इन दोनों का मिलाकर फिर बनाया गया था बियर लैम्बर्ट लॉ, जिसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है, नीचे आप देख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू लॉग I0/I E.C.L, यानी कि यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस है वो हमारा एक तो एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है E, ठीक है,
उसको अगर हम छोड़ दें तो हमने क्या आगे क्या क्या चीज़ें हैं, सी और एल। तो ई तो हमारा है जो कि एक्सटिंक्शन या एब्जॉर्बेंस कॉफिशिएंट है, इसको छोड़ देते हैं। सी और एल क्या है, सी है हमारा कॉन्सेंट्रेशन और एल है हमारा पाथ लेंथ। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एब्जॉर्बेंस डिपेंड करती है डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन पे और पाथ लेंथ पे, ठीक है। अगर हम ट्रांसमिटेंस की बात करें तो वो इसका उल्टा होती है एब्जॉर्बेंस की, यानी कि वो होगी आई अपॉन आई नॉट। यहाँ पे आई नॉट और आई क्या है ये समझ लेते हैं। आई नॉट है हमारा जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है लाइट की, यानी जब लाइट शुरू में आई इंसिडेंट लाइट तो उसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। जब वो ट्रांसमिट हो रही है, बाहर आ रही है सैंपल से, तब वो आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, आई अपॉन आई नोट, यानी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, ये हमारा ट्रांसमिटेंस होगा। और ये हमारा एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होगा जो हमने अभी डिस्कस किया, ई डॉट सी डॉट एल वाला, ठीक है। तो ये हमारी जो बीयर-लैम्बर्ट लॉ है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ए इज इक्वल्स टू लॉग आई नॉट अपॉन आई ई सी एल, ठीक है, वेयर ई इज एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल एंड एल इज द पाथ लेंथ। तो ये बात हो जाती है हमारे प्रिंसिपल की। जब अब हमने बात की कि जो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब करी जा रही है उसका यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। हमने ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बारे में पढ़ा है, आपने 11th में 12th में अपनी डिग्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो हम इन ऑर्बिटल्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्बिटल कहाँ पे आता है एनर्जी में, क्योंकि हमें कहा गया है यूवी विजिबल में कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किसकी एनर्जी कितनी होती है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होती है। तो यहाँ पे शुरुआत में जो सबसे कम एनर्जी होती है वो होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, उसमें भी सिग्मा ऑर्बिटल की सबसे कम होती है। उसके बाद आता है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी। उसके बाद आपका पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसके बाद आपका आता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसके बाद आता है पाई स्टार, यानी कि पाई स्टार ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और उसके बाद आता है सिग्मा स्टार, ये भी एक क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा बॉन्डिंग की, देन उसके बाद आती है पाई बॉन्डिंग की, देन नॉन बॉन्डिंग, देन पाई स्टार जो कि एंटी बॉन्डिंग है, देन सिग्मा स्टार जो कि एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो दिस इज नॉन बॉन्डिंग, ओके, दिस इज नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड दीज आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड दीज आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, राइट। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये इस तरीके से बढ़ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये आप समझ गए। अब तो अब ट्रांजिशन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिशंस के बारे में बात करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब किया गया, मतलब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी एनर्जी है उस लाइट की जो एब्जॉर्ब हुई है। जितनी एनर्जी होगी उसके इक्वल ही जंप इलेक्ट्रॉन लगा पाएगा, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना इनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। इस ऑर्बिटल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, अगले वाले की इससे ज़्यादा होगी, कुछ स्पेसिफिक होगी, इससे आगे वाले की और ज़्यादा होगी, ऐसे ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल पाएगी उतना ही वो जंप कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा से सिग्मा स्टार की भी जंप हो सकती है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। उसके बाद पाई से पाई स्टार भी हो सकती है, इसमें थोड़ी सी कम एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है, जबकि सिग्मा और सिग्मा स्टार में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है क्योंकि सिग्मा स्टार सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है जबकि सिग्मा सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। तो इसीलिए कितने टाइप की ट्रांजिशंस हो सकती हैं, पाई से पाई स्टार हो सकती है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार हो सकती है, एक ये भी हो सकती है, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकती है, एंड सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार हो सकती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन कौन कौन सा हो सकता है, पाई से पाई स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार, एंड नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। ये तो बात हुई हमारी ट्रांजिशंस कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब हम समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, हमारे इस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इंस्ट्रूमेंट में, यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर कोई लाइट आ रही है, दैट मीन्स कोई लाइट कहीं पे आ रही है, तो इसका मतलब कोई उसका ओरिजिन होगा। तो क्योंकि ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इसमें दोनों तरीके की हमारे सोर्स होंगी, एक यूवी के लिए सोर्स होगी, एक विजिबल के लिए सोर्स होगी, ठीक है। तो यूवी और विजिबल के लिए दोनों के लिए सोर्स होती है। विजिबल लाइट के लिए हमारा टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ किया जाता है, तो विजिबल लाइट के लिए यूज़ किया जाता है टंगस्टन का फिलामेंट, जबकि यूवी लाइट के लिए यूज़ किया जाता है ड्यूटेरियम का फिलामेंट, ठीक है। तो विजिबल लाइट के लिए यूज़ किया जाता है टंगस्टन का फिलामेंट और ड्यूटेरियम के लिए यूवी लाइट के लिए किया जाता है ड्यूटेरियम का फिलामेंट।
तो ये 2 फिलामेंट्स यूज़ किए जाते हैं और जब ये फिलामेंट्स यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ ये क्या करते हैं, उसी रेंज में लाइट को एमिट करते हैं। अब क्या होता है, सैंपल को हमें जिस भी तरीके से एनालाइज करना है उस हिसाब से हम या तो विजिबल लाइट उसको देते हैं या फिर यूवी लाइट देते हैं। तो इन दोनों को स्विच किया जा सकता है मिरर्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो मिरर्स हैं इनकी हेल्प से यूवी भी डायरेक्ट हो सकती है सैंपल पे, और जो मिरर है थोड़ा दूसरी साइड मूव कर जाएंगे तो फिर जो है विजिबल लाइट नहीं डायरेक्ट होगी, यूवी लाइट डायरेक्ट होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो सोर्स है हमारी, उसके बाद मिरर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक लाइट को ही वहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक लाइट हमारी विजिबल लाइट या यूवी लाइट में से कोई एक हो सकती है। इसके बाद हमारा क्या होता है, एक मोनोक्रोमैटर सिस्टम होता है, ठीक है। सोर्स के बाद हमारा मिरर, मिरर के बाद हमारा एक मोनोक्रोमैटिक सिस्टम होता है। ये मोनोक्रोमैटर क्या करता है, क्योंकि जब विजिबल रेंज की लाइट वहाँ पे जा रही है तो सैंपल पे हमें पूरी लाइट नहीं डालनी है, हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट डालनी है, यानी कि वो जो लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, ठीक है। वो लाइट मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, उसमें सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, उसके लिए हमें मोनोक्रोमैटर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मोनोक्रोमैटर हम अलग अलग तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, किस तरीके का मोनोक्रोमैटर इस्तेमाल करते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं, उसके आसपास हम स्लिट्स लगाते हैं, ठीक है। प्रिज्म लेते हैं, उसके आसपास स्लिट लगाते हैं, ये हमारा एक मोनोक्रोमैटर बन जाता है। ये कैसे लाइट को मोनोक्रोमैटिक करता है कि जैसे ही इस पर लाइट फॉल होती है तो हमें पता है, क्योंकि प्रिज्म क्या है, एक डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में जाते ही रिफ्रैक्शन हो जाता है और लाइट अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है। जो विजिबल लाइट होती है या जो नॉर्मल लाइट है वो क्या होगी, वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगी और एक स्पेसिफिक कंपोनेंट ही फिर स्लिट के थ्रू पास होगा ताकि वो सैंपल तक जा सके, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे प्रिज्म में ये जो लाइट है, प्रिज्म इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ देता है और एक स्पेसिफिक लाइट ही फिर सैंपल पे फॉल होती है। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि प्रिज्म की जगह हम ग्रेटिंग का इस्तेमाल करें। ग्रेटिंग में डिफ्रैक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, फिर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की जो लाइट होती है, यानी जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होती है वही सैंपल पे फॉल करती है। तो इस तरीके से होता है। तो अगर हम मोनोक्रोमैटर में प्रिज्म या ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा ये हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो जाएगा अगर हम यहाँ पे प्रिज्म और ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं मोनोक्रोमैटर में। अगर हम इनकी जगह एज अ मोनोक्रोमैटर हम कलर फिल्टर का इस्तेमाल करें, जिसमें कलर के अकॉर्डिंग जो वो फिल्टर होता है वो सभी कलर की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बस एक को छोड़ देता है और वो एक ही जो लाइट है फिर वो सैंपल पे डाली जाती है, ठीक है। तो अगर कलर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो हम इसको कोलोरीमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये कोलोरीमीटर हो जाएगा। अगर हम प्रिज्म या ग्रेटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होती है हमारी मोनोक्रोमैटर की। मोनोक्रोमैटर का काम सिर्फ इतना होता है कि एक ही वेवलेंथ की लाइट जो है सैंपल पे जानी चाहिए। तो ये चीज़ जैसे ही हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सैंपल। तो सैंपल की जो स्पेस होती है, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा सैंपल का स्पेस और एक होता है रेफरेंस का स्पेस। तो यहाँ पे जो हम सैंपल रखते हैं, जो हमारा सैंपल की जगह होती है रखने की, तो सैंपल हम किस चीज़ में रखते हैं, सैंपल हम रखते हैं क्यूवेट में। ये जो क्यूवेट होती हैं ये ग्लास की बनी हुई होती हैं, शेप आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो इस तरीके की क्यूबिकल शेप होती है इसकी, और ये हमारे किस चीज़ का बना होता है, ये हमारे अलग अलग चीज़ों का बना हो सकता है, पर ज़्यादातर हम इसमें क्वार्ट्ज ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए क्योंकि जो और ग्लासेस होते हैं जैसे बोरोसिलिकेट है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हमें नहीं चाहिए कि कोई जो हमारा क्यूवेट है वो एब्जॉर्ब करे लाइट को, हमें सैंपल की एब्जॉर्बेंस देखनी है। तो इसलिए हम यूवी और विजिबल दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम क्यूवेट जो इस्तेमाल करते हैं वो क्वार्ट्ज की इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वार्ट्ज ग्लास की बनी हुई होती है क्यूवेट। यहाँ पे 2 सेल होते हैं हमारे, एक सैंपल सेल होता है, एक रेफरेंस सेल होता है। हमारा सैंपल क्यूवेट होता है उसको हम सैंपल सेल में रखते हैं और जो हमारा रेफरेंस क्यूवेट होता है वो हम रेफरेंस सेल में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो फिर जो लाइट जाती है वो मिरर्स की हेल्प से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाफ मिरर्स लगे हुए हैं, तो इन हाफ मिरर्स की हेल्प से जो लाइट होती है एक वो हाफ में डिवाइड हो जाती है। एक बीम जाती है हमारी सैंपल क्यूवेट से और एक हमारी जाती है रेफरेंस क्यूवेट से। तो क्योंकि हमें पता है कि रेफरेंस से तो कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो ब्लैंक सैंपल होगा या तो वाटर होगा या कोई बफर होगा, तो उससे तो क्या होगा कि कोई भी लाइट उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो एज इट इज़ लाइट हमारी डिटेक्टर तक चली जाएगी, यानी कि सारी लाइट ट्रांसमिटेड होगी, कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसका मतलब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है। जबकि जब ये सैंपल से पास होगी तो सैंपल से पास होने पे क्या होगा कि कुछ जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिस वजह से ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी और ये भी डिटेक्टर तक जाएगी। जब दोनों से डिटेक्टर तक ट्रांसमिटेड लाइट
दोनों की ट्रांसमिटेड लाइट जाएगी तो इनको कंपेयर किया जाएगा और फिर इनके कंपैरिजन से एब्जॉर्बेंस निकाली जाएगी सैंपल की, ठीक है। डिटेक्टर सिर्फ डिटेक्ट करेगा, बाकी आगे जो इंस्ट्रूमेंट्स इसमें होंगे या जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होगा वो दोनों की ट्रांसमिटेंस को कंपेयर करके फिर एब्जॉर्बेंस निकालेगा हमारे सैंपल की, ठीक है। इस तरीके से हमारा होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब कुछ हमारे अपैरेटस होते हैं यूवी विजिबल के लिए, जिसमें कि सिर्फ एक ही सेल होता है। पहले हम उसमें रेफरेंस रखते हैं, ठीक है, उसकी रीडिंग नोट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको हटा के सैंपल रखते हैं, उसकी रीडिंग नोट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है तो वो कंप्यूटर सिस्टम खुद ही दोनों रीडिंग्स को कंपेयर करके एब्जॉर्बेंस निकाल देता है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट इंटरप्रिटेशन की या एनालिसिस की, कि अब इससे हम पता क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब हम बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तब इसका मतलब हम क्या बात करें कि हम किसी चीज़ की क्वालिटी को पता करना चाह रहे हैं, गुणवत्ता को पता करना चाह रहे हैं। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे सैंपल में किसी चीज़ की कंटैमिनेशन तो नहीं है, अगर ये चीज़ हम देखना चाह रहे हैं तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जाते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एक ग्राफ देखते हैं जो कि हमारा होता है हमारे एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ के बीच में, वेवलेंथ इन नैनोमीटर एंड एब्जॉर्बेंस के बीच में हम एक ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ये ग्राफ जो होता है, ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो उसके साथ अटैच होता है हमारी मशीन के साथ, वो ही हमें ये ग्राफ देता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसमें कौन कौन सी पीक आ रही हैं। हर एक सब्सटेंस की अपनी एक पीक होती है मैक्सिमा की, ठीक है। हर एक जो सैंपल होता है एक ऐसी वेवलेंथ होती है जिस पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दिखाता है। जैसे कि अगर हमारा प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए एक ऐसी वेवलेंथ होगी जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा होगा, ठीक है। जैसे प्रोटीन के लिए वो होता है 280 नैनोमीटर, ठीक है। तो प्रोटीन 280 नैनोमीटर वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस दिखाता है, जो प्रोटीन सैंपल होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है इस वेवलेंथ पे। तो इस वेवलेंथ को हम प्रोटीन का लैम्डा मैक्स कहेंगे। उसी तरीके से जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो अपना लैम्डा मैक्स दिखाते हैं 260 पे, यानी 260 नैनोमीटर पे वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये फिगर देख रहे हैं ये हमारे न्यूक्लिक एसिड के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमा है वो 260 पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो 260 पे ये मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये सैंपल क्या है, डीएनए या आरएनए है। तो हम कैसे पता करते हैं, मान लीजिए जो हमारा सैंपल है वो प्रोटीन का है, जब हमने उसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी की और हमने देखा कि हमें 280 पे तो पीक मिल ही रही है, साथ साथ में हमें 260 पे भी मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डीएनए का कंटैमिनेशन है, ठीक है, या आरएनए का कंटैमिनेशन है। इस तरीके से होता है। तो प्रोटीन की जो सबसे प्रोमिनेंट पीक होती है वो 280 नैनोमीटर पे होती है। तो अगर आपका सैंपल में, अगर मान लो आपका न्यूक्लिक एसिड का सैंपल है और उसमें प्रोटीन की कंटैमिनेशन है, तो आपको 280 पे भी पीक देखने को मिलेगी और 260 पे भी। तो 280 पे अगर आपकी एक एक्स्ट्रा पीक आई, दैट मीन्स कि उस सैंपल में प्रोटीन का कंटैमिनेशन है। तो इस तरीके से हम सैंपल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं इससे। तो ये बात होती है हमारी क्वालिटी की। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की। तो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं इससे। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हमारे डिफरेंट ग्राफ जनरेट किए जा सकते हैं, जैसे कि ट्रांसमिटेंस और कॉन्सेंट्रेशन का हो सकता है कि जैसे जैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे ट्रांसमिटेंस जो होती है हमारी घट जाती है। तो जब मशीन इसको इंटरप्रेट करती है इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेंस, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाता है, जहाँ पे आपके वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस होती है और एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन होता है। यानी कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं किसी भी चीज़ की, और यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ से, इसकी हेल्प से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया, उस हिसाब से कितना कॉन्सेंट्रेशन है सैंपल में, ठीक है। इस हिसाब से हम कॉन्सेंट्रेशन भी पता कर लेते हैं, और क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन पता कर रहे हैं तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो इस तरीके से हम दो तरीके की एनालिसिस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या प्रिंसिपल है, उसमें क्या होता है, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है और किस तरीके से हम उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।